नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 39 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है द क्लैसियस इनइक्वलिटी, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे या फिर एक इनइक्वलिटी रिलेशन हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैसियस इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो होती क्या है और उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये क्या रहेगा, या फिर इस चीज को जानना आज का हमारा क्या रहेगा, एम रहेगा। तो शुरू करें। ठीक है, तो फटाफट से क्या करो, कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, द क्लैसियस इनइक्वलिटी, और इसके नीचे लिखो। अब देखो मैथमेटिकल है, लास्ट में जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कोई उसके फिजिकल मीनिंग की बात नहीं करेंगे, तो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा और उससे हमको क्या चीज़ें पता चलती हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अज्यूम करो, पहले ये लिखो, ये हिंट डाली आपने, और इसके नीचे लिखो लेट अस कंसीडर। क्या लिख के चलो, ऐसे लिख के चलो, लेट अस कंसीडर वी हैव टू हीट इंजन, one reversible, one irreversible, one reversible and one irreversible। अब देखो दो हीट इंजन है, एक क्या है मेरे पास, रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होते हैं हम सब जानते हैं। रिवर्सिबल हीट इंजन वह हीट इंजन होता है जिसमें हम जो डिसिपेटिव लॉस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, यानी वहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, फ्रिक्शन में लॉस नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस लॉस नहीं हो रहा है, कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं हो रहा है, यानी किसी भी तरीके का लॉस वहाँ पर नहीं हो रहा है। उस टाइप के हीट इंजन को क्या बोलेंगे हम, रिवर्सिबल हीट इंजन बोलेंगे। और इरिवर्सिबल हीट इंजन क्या होता है, वहाँ पर हम डिसिपेटिव लॉस को क्या करते हुए चलते हैं, इंक्लूड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो हीट इंजन है जो क्या कर रहे हैं, क्या बोला हमने, लेट अस कंसीडर वी हैव टू हीट इंजन, वन रिवर्सिबल एंड अनदर वन इज इरिवर्सिबल, वर्किंग बिटवीन या फिर ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर, टू सेम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, अब जो T1 होगा वो क्या होगा, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा, और जो T2 होगा वो क्या होगा, हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा। अब वो कैसे दिखेगा, एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, जैसे कि निम्न अंकित चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ क्या बनाओ, एक इस तरीके से एक रिजर्वायर बनाओ, लेट अस से दिस इज माय हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। तो इसे क्या बोल दो, T1 बोल दो। तो इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। और यहाँ पर क्या बनाओ, इस तरीके से एक कोल्ड रिजर्वायर बना दो और लेट अस से इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। ठीक है, तो दिस इज माय हॉट रिजर्वायर, तो ये क्या है मेरे पास हॉट रिजर्वायर, या फिर सोर्स बोल दो इसको हम सोर्स से बोल सकते हैं, और ये क्या है मेरा यहाँ पर सिंक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मान लिया एक मेरे पास क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। ये कैसा हीट इंजन है, रिवर्सिबल, REV, शॉर्ट फॉर्म में रिवर्सिबल कैसे लिख दिया हमने, REV लिख दिया। ये क्या करेगा, लेट अस से इसने कितनी हीट ली, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, किससे, हॉट रिजर्वायर से, और कितना कार्य किया, लेट अस से W1 वर्क किया, और जो रिमेनिंग हीट थी वो किसको दे दी, सिंक को दे दी, लेट अस से Q अमाउंट ऑफ हीट किसको दे दी, सिंक को दे दी। सिमिलरली यहाँ मेरे पास दूसरा इंजन कैसा है, इरिवर्सिबल हीट इंजन है, तो लेट अस से दिस इज माय इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो इरिवर्सिबल हीट इंजन ने क्या किया, अगेन यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट ली, लेट अस से इसने जो हीट ली वो कितनी है, Q1 प्राइम है, और फिर क्या किया, इसने भी कुछ वर्क किया, लेट अस से इसने W2 वर्क किया, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसको दे दी, इसने सिंक को दे दी, एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिंक, लेट अस से दिस इज Q2 प्राइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर दो हीट इंजन है जो सेम टेम्परेचर के बीच क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। एक मेरे पास क्या है यहाँ पर रिवर्सिबल हीट इंजन है, और दूसरा क्या है मेरे पास, इरिवर्सिबल हीट इंजन है। अगर मैं ये बोलूं कि इस रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशिएंसी क्या होगी, हम सब जानते हैं ये कैसा हीट इंजन है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन
Q1 होगा नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या लिया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट किसको दी, सिंक को दी, और सोर्स से कितनी हीट ली, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ऑफ रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर मैं ये बोलूँ जो इसकी इफिशियंसी है वो कितनी है, ईटा इरिवर्सिबल की इफिशियंसी, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी है, ईटा इरिवर्सिबल, उसके बेस में IRR जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरिवर्सिबल हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस हीट गिवन टू द सिंक, कितना है मेरे पास Q2 प्राइम, एंड हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, दिस वन इज Q1 प्राइम। तो दिस इज इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन एंड दिस इज इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, जो यहाँ पर हमारे पास सामने दिख रहे हैं ना। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी और थ्योरम का नाम क्या था, कार्नोट थ्योरम था। कार्नोट थ्योरम को बताती है अगर हमारे पास दो या दो से अधिक हीट इंजन क्या कर रहे हैं, किन्हीं दो सेम टेम्परेचर के बीच काम कर रहे हैं, तब उन दो या फिर उन हीट इंजन में से जो सबसे अच्छा हीट इंजन होगा वो कौन सा होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। यानी रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसा हमने डिस्कस किया था कहाँ पर, कार्नोट थ्योरम में। या बोल सकते हैं जो रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन होता है उसकी इफिशियंसी हमेशा सबसे ज़्यादा होती है किन्हीं दो टेम्परेचर के बीच काम करने वाले हीट इंजन के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास दो हीट इंजन काम कर रहे हैं, एक ये काम कर रहा है और एक ये काम कर रहा है। ये कैसा है, रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन है और ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है। तो इन दोनों में से ज़्यादा इफिशियंसी किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि यही क्या है हमारे पास, कार्नोट थ्योरम है। तो इसके नीचे लिख के चलेंगे, सिंस फ्रॉम कार्नोट थ्योरम, सिंस फ्रॉम कार्नोट थ्योरम, THEOREM थ्योरम, वी नो व्हाट वी नो ईटा ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा ऑफ इरिवर्सिबल। ऐसा होता है नहीं होता, ये हमेशा होता है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी होगी वो इरिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, कार्नोट थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू उठाओ, ईटा रिवर्सिबल और ईटा इरिवर्सिबल की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो इस इनइक्वलिटी में। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आ जाएगा, ईटा रिवर्सिबल कितना है मेरे पास, दिस इज 1 माइनस का Q2 अपॉन कितना आ जाएगा Q1, और फिर बीच में साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, एंड दिस इज 1 माइनस का Q2 प्राइम और अपॉन कितना आ गया यहाँ पर Q1 प्राइम आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का Q2 और अपॉन कितना आ जाएगा Q1, एंड दिस इज ग्रेटर देन माइनस का Q2 प्राइम और अपॉन कितना आ गया ये Q1 प्राइम। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये माइनस साइन हट जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इनइक्वलिटी के केस में जब भी हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वलिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी अभी ग्रेटर देन इधर की ओर है और जैसे ही मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा जो ग्रेटर का साइन है कहाँ की ओर हो जाएगा, इधर की ओर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो इस करने से क्या होगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये Q2 अपॉन Q1। ये ऐसा था ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा ये लेस देन हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस का कितना आ जाएगा, दिस इज Q2 प्राइम और अपॉन कितना आ गया ये Q1 प्राइम आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अगर इतनी बात समझ में आई, इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ फॉर रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन, सिंस for reversible Carnot heat engine, what we know Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1। ये किसके लिए ट्रू होता है, ये रिलेशन रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन के लिए ट्रू होता है। इसका मतलब जो यहाँ पर Q2 अपॉन Q1 है उसको जो क्या लिख सकता हूँ मैं, T2 अपॉन T1 लिख सकता हूँ। आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज T2। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, now equation 1 becomes, देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी मेरे पास, दिस इज T2 और अपॉन कितना आ जाएगा T1, एंड दिस इज लेस देन, दिस इज Q2 प्राइम और अपॉन कितना आ जाएगा ये Q1 प्राइम आ जाएगा,
एंड एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये Q2 इंटू Q1 प्राइम एंड लेस देन, एंड दिस इज Q2 प्राइम, और अंदर कितना आ गया, T1 आ गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1 ओवर T1 T2, दोनों के क्या कर दिया मैंने, 1 ओवर T1 T2 से मल्टीप्लाई, इधर भी, और इंटू कितना आ जाएगा, ये T2 इंटू Q1 प्राइम एंड दिस इज लेस देन 1 ओवर T1 T2, ये कितना बचा मेरे पास यहाँ पर, Q2 प्राइम, और यहाँ कितना आ गया, T1 आ गया। देखो इस T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, और इस T1 से ये T1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, Q1 प्राइम अपॉन T1 आ गया, एंड दिस इज लेस देन 1 ओवर, यहाँ बोलते हैं Q2 प्राइम, और अपॉन कितना आ गया यहाँ पर, T2 आ गया। ठीक है, अगर इतना आया, अब देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया Q1 प्राइम, और अपॉन कितना आ गया, ये T1, और माइनस का दिस इज Q2 प्राइम, और अपॉन कितना आ गया, ये T2 आ गया, एंड दिस इज लेस देन का साइन है यहाँ पर, तो दिस इज लेस देन कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब यहाँ पर मैं इसी रिलेशन को ना ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, इसे मैं लिख सकता हूँ Q1 प्राइम, और अपॉन कितना आ जाएगा, T1, फिर प्लस लगा दो यहाँ पर, दिस इज माइनस का Q2 प्राइम, और अपॉन कितना आ गया, ये T2 एंड लेस देन 0, ऐसा आया। देखो ये माइनस Q2 क्या है मेरे पास, दिस इज हीट इजेक्टेड बाय दिस इरिवर्सिबल हीट इंजन, तो हीट रिजेक्टेड है, यानी हीट कमिंग आउट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस है, इसका मतलब दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट जो हीट क्या हो रही है, इजेक्ट हो रही है, तो यहाँ प्लस साइन लगा सकता हूँ, आंसर हाजी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूँ, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, समेशन ऑफ Q अपॉन T एंड दिस इज लेस देन 0, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जहाँ क्या है, Q क्या है, हीट ट्रांसफर है, और जो T है वो क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है। इसको मैं कभी कभी ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं क्या लगा दूँ, I लगा दूँ, यहाँ पर भी I लगा दूँ उसके बेस में, एंड I इज फ्रॉम 1 से 2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, आंसर हाजी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और मैं अगर सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ, तो और करके क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, समेशन ऑफ, अगर मैं ये I का झंझट हटाना चाहूँ यहाँ से, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपल Q अपॉन T इज लेस देन 0, I को मैंने हटा दिया, लेकिन दिमाग में मेरे है कि यहाँ पर क्या रखने वाला है, एक बार 1 आएगा, फिर प्लस करके कितना आएगा, 2 आएगा विथ नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो Q2 है वो क्या है, हीट इजेक्टेड है, या बोल सकते हैं हीट कमिंग आउट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, ये इसके बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होने वाली है। ओके, अगर जब इतनी बात समझ में आ गई ना, ये तो क्या हुआ, जब Q क्या है मेरे पास, हीट ट्रांसफर है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एट टेम्परेचर T देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ इफ dq इज हीट ट्रांसफर एट टेम्परेचर T देन एट टेम्परेचर T कैपिटल T देन क्या हो जाएगा, देखो जो समेशन है किसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इनफाइनिटेबल चेंज है, तो कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन, दिस इज dq अपॉन कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, एंड दिस इज लेस देन 0, और ऑब्वियसली बात है जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। दिस इंटीग्रेशन विल बी क्लोज इंटीग्रेशन। हम सब जानते हैं जो यहाँ पर हीट इंजन काम कर रहे हैं वो किस प्रोसेस में काम करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हैं, तभी यहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन आया। और ये जो प्रोसेस है किसके लिए है, इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए है, और उसे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इरिवर्सिबल लिख दिया। तो इंटीग्रेशन के नीचे क्या लिख दिया, इरिवर्सिबल। इसका मतलब फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन 0। ये इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है, 0 से कम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखो ध्यान से कि फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन अगर मेरे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है वो कैसी है, इरिवर्सिबल है, तो उसके लिए ये इंटीग्रेशन कितना होगा, लेस देन 0 होगा। तो फॉर irreversible cyclic process the value of this integration will be less than 0, हमेशा ऐसा है, नेगेटिव होगी, लेस देन क्या होगी, 0 होगी। एंड सेड इज समीकरण नंबर 2, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2। वो समीकरण 1 हो गया क्या, हाँ समीकरण 1 हो गया, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया। नाउ एक चीज हम और जानते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, यानी जो मेरे पास ये प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। तो फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड वी ऑल नो
नो दैट फॉर रिवर्सिबल इंजन, फॉर रिवर्सिबल cyclic process this closed integration of reversible process for reversible process dq upon t will be equal to 0। ये कितना होता है मेरा 0 होता है। एंड से समीकरण नंबर 3, इसे क्या बोल दो समीकरण नंबर 3 बोल दो। अब एक काम करो, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। देखो इक्वेशन 2 और 3 से इन दोनों को मैं साथ कैसे लिख सकता हूँ, तो साथ लिख दो इसको, क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, तो दिस इज डी क्यू अपॉन कितना आया टी आया एंड लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से रिलेशन निकल के आया मेरे पास एंड लेट अस से दिस रिलेशन, इसको क्या बोल दो सम इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। एंड दिस रिलेशन इज क्लैसियस इनइक्वलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं क्लैसियस इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, बात है समझने। तो दिस रिलेशन इज नोन एज, दिस इनइक्वलिटी इज कॉल्ड क्लैसियस इनइक्वलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं क्लैसियस इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी वेरी इजी, कोई इसमें ताकत ही नहीं लगी। ये चीज़ हमने पहले भी की हुई है, हम इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको हम कर चुके हैं। लेकिन हमने जो अभी यहाँ पर जो कैलकुलेशन की वो स्पेशली किसके लिए करी, इस इनइक्वलिटी के लिए करी, जिसे हमने क्या बोला क्लैसियस इनइक्वलिटी बोला। तो फॉर क्लैसियस इनइक्वलिटी दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0। जो लेस देन है वो किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और जो इक्वल टू है वो किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अगर ग्रेटर होगा, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर कैसा साइन लग जाए, ग्रेटर लग जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाए। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई प्रोसेस है जिसके लिए ऐसा कुछ हमको दे रखा है, इसका मतलब हुआ दिस प्रोसेस इज नॉट एग्जिस्ट, ये प्रोसेस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी इस दुनिया में कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है जिसके लिए ऐसा हो, ये साइन हो, यानी यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन कैसा हो, ग्रेटर हो। यानी ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, उस कंक्लूजन को मैं यहाँ लिख दूँ एक बार। ठीक, देखो इसे मिटाऊँ मैं, देखो भाई कंक्लूजन ये है कि जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन डी क्यू डिवाइडेड बाई टी विल बी इक्वल टू, अगर ये क्या हो लेस देन 0 हो, दिस वैल्यू इज लेस देन 0, तब प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी। कैसी होगी, इरिवर्सिबल। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0 दिस देन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अगर प्रोसेस, अगर ये जो वैल्यू है कितनी हो जाए, इक्वल टू 0 निकल के आ जाए, यहाँ बराबर लगाओ, इक्वल टू कितने निकल के 0 निकल के आ जाए, देन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल के आ जाए, देन प्रोसेस नॉट अकर्स, नॉट अकर्स, नॉट अकर्स, यानी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में पॉसिबल नहीं है, इन दो केस में पॉसिबल है। अगर लेस होगा तो रिवर्सिबल, अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्या है हमारे पास, इसका फिजिकल मीनिंग है, समझ में आ गई। जो क्लैसियस इनइक्वलिटी होती है वो क्या बताती है कि प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो कैसी है, रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। तो इसी से रिलेटेड एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉपी में, मैं यहाँ पर उसको नोट करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ क्या करिए, नोट करिए। ठीक, चलो भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके गेट में या फिर जैम में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ऐसा बोल रहा है, ए हीट इंजन रिसीव, ए हीट इंजन
receive 100 kilocalorie of heat from a source at 1000 Kelvin, it rejects 50 kilocalorie, 75 kilocalorie, and 25 kilocalorie of heat to the surrounding at 500 Kelvin. At 500 Kelvin, investigate the nature of process, the nature of each case, the nature of process. Investigate the nature of प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसका नेचर क्या होगा, ये हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, मैं तब तक इधर वाली चीज़ें मिटाता हूँ। ये हो गया ना, आई होप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, नहीं ले तो ले लो। ओके, ये मिटा दो। मैं देखो चीज़ क्या बोल रही है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार खुद उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, उसका जो डायग्राम बनेगा उसे बनाने की कोशिश करो। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, साथ साथ इसको बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको थोड़ा बहुत कोशिश करनी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले तो लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं चाहता तो खाली मुँह से बोल सकता था, लेकिन मैंने क्या निर्णय लिया, मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन आपको लिखाऊँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? देखो, अगर मैं खाली मुंह से बोल सकता था और बोल के चले जाता है, को होता क्या, आप भी सुन के चले जाते और फिर भूल जाते। लेकिन लिख के क्या होता है, चीज़ें याद होती हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो आपका भी ये दायित्व है कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन को अपनी बुक कॉपी में लिखें। अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा कब है, इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिखने पर आपको फ़ायदा है। ठीक है, देखो भाई क्या है हमारे पास, ए हीट इंजन रिसीव 100 kilocalorie of heat from source at 1000 Kelvin. It rejects 50 kilocalorie, 75 kilocalorie and 25 kilocalorie. 3 केस दे रखे हैं, पहले 50 करता है, फिर 75, फिर 25 kilocalorie of heat to the surrounding. Surrounding is acting as sink. Surrounding किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। एट 500 केल्विन, इसका टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन है। इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ प्रोसेस। देखो पहला केस देखो, पहले केस में क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक इस तरह के सोर्स है एट टेम्परेचर 1000 केल्विन, जिसका टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन है, ये T1 दे रखा है। और फिर यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ मेरे पास दूसरा है सराउंडिंग है, T2 है, और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है उसने 500 केल्विन। यहाँ एक हीट इंजन लगा दिया इस तरीके से, दिस इज माई हीट इंजन, और यहाँ से उसने कितनी हीट ली, Q1 हीट। तो Q1 विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, इतना दे रखा है, यानी 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी। और माना उसने कुछ काम किया, W काम किया, और Q2 हीट किसको दे दी, Q2 हीट दिस विल बी इक्वल टू 50। पहला केस में कितना है, 50 किलो कैलोरी किसको दे दी, सिंक को दे दी, सराउंडिंग को दे दी। तो 50 किलो कैलोरी हमें निकालना क्या है कि इन्वेस्टिगेट करो प्रोसेस का नेचर क्या होगा। यानी हमको ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये देखनी है कि ये वैल्यू क्या है, डेल्टा Q ओवर T, ये क्या है, ये लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो रिवर्सिबल होगी या फिर इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, Q1/T1 माइनस का Q2/T2। ये होगा नहीं होगा, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। हमने इसी को तो ये लिखा था इस समय, यहाँ पर जो लिखा था हमने इसी चीज़ को तो ये लिखा था। और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर प्राइम लगा हुआ था, लेकिन यहाँ प्राइम नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 तो Q1 Q2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहाँ प्राइम लगा है तो यहाँ पर प्राइम लगा दो। यहाँ हमने Q1 Q2 लिया है तो यहाँ पर हम Q1 Q2 लेंगे। अगर यहाँ में Q1 प्राइम Q2 प्राइम लेता तो यहाँ में क्या लेता, Q1 प्राइम Q2 प्राइम लिख लेता। ठीक है, ओके, ये सिंपल सी चीज़ होगी। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये वैल्यू पुट करो तो दिस इज इंटीग्रेशन dQ/T। Q1 की वैल्यू कितनी है, 100 किलो कैलोरी है,
100 किलो कैलोरी और अपॉन T1 कितना दे रखा है हमको 1000 केल्विन, 1000 केल्विन, फिर माइनस कितना आ गया Q2 कितना दे रखा है 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी और अपॉन कितना आ गया ये 500 केल्विन आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल और 10 पंजे 50। तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी, दिस विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/10 और कितना आ जाएगा ये किलो कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, 1/10 माइनस 1/10 आंसर कितना होता है भाई 0, तो कितना आ गया ये 0 आ गया। अगर दिस वैल्यू इज 0, इफ दिस इंटीग्रेशन इज 0 देन प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। तो जो पहला केस वाली प्रोसेस है वो कैसी है, इरिवर्सिबल है। कैसी है, सॉरी कैसी है, रिवर्सिबल। कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये बात समझ में आई, ओके। नाउ अब बात करते हैं किसकी, सेकंड की। देखो इजी था ना, कोई कठिन चीज़ है यहाँ पर, कोई कठिन चीज़ नहीं है। सेकंड वाले केस में क्या है, देखो सिंक तो सेम टेम्परेचर में है, सॉरी सोर्स और सिंक सेम टेम्परेचर पर है, यानी ये T1 है और ये कितना है 1000 केल्विन है। और यहाँ क्या है मेरे पास, इस तरीके से सिंक है और कितने में है मेरे पास 500 केल्विन में है। यहाँ मेरे पास क्या लगा हुआ है, एक हीट इंजन लगा हुआ है। इसने यहाँ से अगेन इस केस में कितनी हीट ली, अगेन 100 किलो कैलोरी हीट ली और कुछ काम किया, लेकिन जो हीट इजेक्टेड है यहाँ पर कितना है अभी 75 है। हीट इजेक्टेड कितनी है 75 किलो कैलोरी है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू Q1, दिस इज इक्वल टू Q2। तो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन दिस dQ अपॉन टी विल बी इक्वल टू कितना आता है Q1 अपॉन T1 माइनस कितना होता है Q2 अपॉन T2 के बराबर होता है। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 है, सॉरी 100 है, तो 100 किलो कैलोरी में है और अपॉन कितना आ गया 1000 T1 और माइनस कितना आ गया ये 75 और अपॉन में आ गया मेरे पास कितना 500, ऐसा कुछ आया। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया ये 1/10 और माइनस का 25 3 75 और 25 दूना 50, तो कितना आ गया 3/20 आ गया। सॉल्व कर दो इसको, तो ये मेरे पास कितना आ गया 200 एलसीएम आ जाएगा इसका, और ये कितना आ गया 20 माइनस 30 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 10/, कितना आ गया 200 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया 1/10 आ गया, यानी दिस इज लेस देन 0। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन dQ/T है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इट मीन दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी, हमारे थर्ड केस की, या बोल सकते हैं थर्ड प्रोसेस की। तो थर्ड प्रोसेस में अगेन सिंक और सोर्स तो सेम टेम्परेचर पर है। ये कितना है मेरे पास, यहाँ पर 1000 केल्विन पर है, और जो सिंक है वो कहाँ पर है, या जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन है। यहाँ पर एक हीट इंजन हमने लगा दिया, और यहाँ से इसने कितनी हीट ली, इसने अभी इस केस में सेम हीट ली, कितना 100 किलो कैलोरी हीट ली, लेकिन जो इजेक्टेड हीट है वो चेंज होगी, वो कितनी होगी मेरे पास 25 किलो कैलोरी होगी। देखो यहाँ पर कितना है 25 किलो कैलोरी है। एंड से कितना वर्क किया इसने, W वर्क किया। देखो W हर जगह W लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह उसने सेम वर्क किया होगा। ऑब्वियसली बात है, हर जगह उसने अलग अलग जगह जो वर्क है वो अलग अलग किया होगा, लेकिन मैंने इसको W लिख दिया, इसको भी W लिख दिया, इसको W लिख दिया, लेकिन होगा अलग अलग। हमने कैलकुलेट नहीं कर रखा है, वो अलग बात है। ठीक, तो दिस इज लेट अस से दिस वन इज Q1 और ये कितना हो गया मेरा Q2 हो गया। हमें निकालना क्या है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन T1 और माइनस कितना आ जाएगा ये Q2 अपॉन T2 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो 100 है, और नीचे कितना आ जाएगा 1000 है, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, और नीचे कितना है मेरे पास यहाँ पर 500 है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/10 आ गया, फिर माइनस 25 दूना 50, यानी कितना आ गया ये 1/20 आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू 200 कितना आ गया एलसीएम आ गया, एंड दिस इज 20 माइनस 10 आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 200 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 1/20 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ये क्या निकल के आया, 0 से ज़्यादा निकल के आ गया। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, यानी ये यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, ये हीट इंजन नहीं बन सकता। अगर ये हीट इंजन मैं कह रहा हूँ कि इसने यहाँ से कितनी हीट ली 100, इन दो टेम्परेचर के बीच एक हीट इंजन लगा रखा है जिसने यहाँ से 100 किलो कैलोरी हीट ली और 25 किलो कैलोरी हीट सिंक को दी और बाकी वर्क कर दिया।
इसका मतलब ये हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये काम नहीं करेगी, तो नॉट अकर्स। तो ये क्या होगा मेरा, नॉट अकर्स, यानी दिस प्रोसेस या फिर दिस साइक्लिक प्रोसेस कैन नॉट हैपन। ठीक है, ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हुआ ना। ठीक है, तो समझ में आया कि जो हमारे पास क्लैसियस इनइक्वलिटी है उसका यूज क्या होगा, रियल वर्ड में यूज क्या होगा। तो यूज हमने यहाँ पर देख लिया इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल हमारे पास एक्सप्रेशन था, उसको हमने ड्राइव किया। ड्राइव करने के बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्या किया, उसके फिजिकल मीनिंग को, या बोल सकते हैं वो हमें क्या चीज़ बताती है वो इनइक्वलिटी, उसके बारे में हमने देखा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया, अब आगे की चीज़ें क्या होंगी आपके लिए आसान होंगी। हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि वाई एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके लिए हमेशा जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। और एक आध चीज़ें और है एंट्रोपी में, उसके बाद हमारा एंट्रोपी वाला लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलते हैं एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। खत्म करने का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जितना हमारे कोर्स में या फिर जितना हम हमारे लिए सफिशिएंट है वो हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे आने वाले 2 या 3 लेक्चर में। और फिर हम एंट्रोपी से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन या फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और, आप हर बार की तरह जो आप करते आए हैं और जो हमें अच्छा भी लगता है और जो हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए ज़रूरी भी है, वो भी करते रहिए, यानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।